हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपने ऑलरेडी टाइम देख लिया, रेट देख लिया, प्लेस देख लिया, मगर मेन इंपॉर्टेंस आपने वैल्यू देखा ही नहीं। सब डिसाइड कर दिया आपने कि इंट्रा लगेगा, कि इंटर लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, कौन सी डेट लेनी है। इनवॉइस में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, डेट, वैल्यू मतलब रेट, डेट, राइट, प्लेस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो सब आपने हमने देख ही लिया है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट कि वैल्यू कौन सी लगेगी, कौन सा अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। द मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ जीएसटी इज़ अ वैल्यू। कौन सी अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, ये आपको आ गया ना तो आपको समझ लेना कि 20% जीएसटी आ गया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज कॉल्ड इज द टैक्सेबल वैल्यू। ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो टैक्सेबल वैल्यू जिस पे जीएसटी लेवी करना है हमको। व्हाट इज द अमाउंट, जो भी हमारा जो 5%, 12%, 18%, 28%, राइट, जो भी हमने रेट डिसाइड किए थे ना, वो प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज, वो कौन सी अमाउंट पे चार्ज करना है वो हम देखेंगे, राइट। यस, ये हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाया है कि ये चार्ट से आपको पता चलेगा टेबुलर फॉर्म में कि कौन सी वैल्यू पहली लेनी है, बाद में कौन सा एडिशन करना है, कौन सा डिलीशन करना है, और तब जो जाके जो वैल्यू आती है उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है, राइट। और जो नेट अमाउंट आफ्टर द प्लस द जीएसटी जो भी अमाउंट आएगी वो हम अपने सप्लायर को दे देंगे, राइट। तो वो उनको वो अमाउंट पे करनी रहेगी हमको। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन सी हमारी वैल्यू और अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो चीज़ है, वो जो प्रोडक्ट है और वो जो सर्विस है, उसमें कितना कॉस्ट लगा, प्लस हमारा मार्जिन ऐड करेंगे, राइट। तब जाके हमारी एक मार्केट वैल्यू आएगी कि इस रेट में मैं क्लाइंट को गुड्स प्रोवाइड कर सकती हूँ या तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट। सेम वे ये जो वैल्यू आ गई ना, उसके बाद में हमको शायद एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करनी पड़े, लाइक अदर टैक्सेस लाइक ड्यूटीज, टैक्सेस एंड फीस, नॉट जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा, उसकी जीएसटी के अलावा भी कोई टैक्सेस लगा हो, कस्टम एंड ऑल, सो वो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, कमीशन, ये सब चार्जेस भी आपको ऐड करना है। देन इंटरेस्ट, सपोज कि सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो लेट फी चार्ज की है, पेनल्टी चार्ज की है अर्लियर अकाउंट में, जो हमने अपने मतलब सपोज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसमें सपोज डिले और इंटरेस्ट रह जाता है, तो वो भी हम कस्टमर को यही फॉर्मूला वाइज हम लोग एडिशन करेंगे। बाद में लेस कौन सी अमाउंट होगी, लेस ऑफकोर्स किसी बंदे को आपने बोल दिया है कि आप इतना अमाउंट का क्वांटिटी आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको 10% सप्लाई दे दूंगा, राइट, 10% डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल है। तो वो केस में आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, तब जाके ये ऐड और ये लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है, राइट, वो होगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू, जिसके आपका जीएसटी चार्ज होगा। यस, यही जो है इसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, राइट। देन उसके बाद आप जीएसटी चार्ज करेंगे, वो द बेस्ड ऑन आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बेस्ड ऑन सीजीएसटी, एसजीएसटी या तो फिर सिर्फ आईजीएसटी, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट। और उसके बाद आएगा टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये जो वैल्यू आएगी ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन वैल्यू, दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट वी हैव बैड, इंक्लूडिंग मार्जिन, इंक्लूडिंग इन लेस ऑन डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो, ओके। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको आपका टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। सो यू कैन अप्लाई इन योर बिल फॉर्मेट ऑल्सो। ऐसे आपने काफ़ी सारे बिल भी देखे होंगे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, कि जब ने आपने ट्रेडिंग किया होगा तो ये टाइप के आपको बिल भी आ सकते हैं कि इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आपको ट्रांसपोर्टेशन बाद में नहीं लगना। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है, ये एडिशन का मीनिंग ये हुआ कि ये सारी चीज़ें पे जीएसटी लगेगा, राइट। इसलिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा रही हूँ कि ये सब प्लस करना है, और डिस्काउंट अलाउड ही खाली अकेला एक लौता बंदा है जिसको हम माइनस करेंगे, अदरवाइज सारी चीज़ें हमारी ऐड ही होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने वैल्यू डिसाइड कर दिया, जिस जीएसटी लगा दिया, बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करना है, बाद में कोई लेट फी आया तो लेट फी नहीं, तो वो जीएसटी रह जाएगा ना, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी चार्ज होगा, राइट, ओके। सो कीप इन माइंड कि ये सारे वैल्यू मतलब अमाउंट ऐड हो जाने के बाद ही आपको जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी चार्ज करना है, राइट।
we'll see the example. Let's see the example. Price of hammer, that is 2000 of rupees. Hammer की price 2000 rupees है. That is a transaction value, as it is the value of goods and service which is supplied by manufacturer. Now CGST 7% है और SGST 7% है. तो उस केस में आप बिल कैसे बनाएंगे? आपका बिलिंग का बाइफर्केशन क्या रहेगा? तो व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ हैमर आपकी 2000 है, ओके, उस पर GST लगा दिया 180, इस पर भी SGST भी 180 लगा दिया और टोटल आपका वैल्यू आ गया 2360. मतलब उस हिसाब से आप लोकेशन मतलब आप GST का बाइफर्केशन कर सकते हो. वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डिस्काउंट इज गिवन व्हेन सप्लाई इज मेड और बिफोर इट. ये ऐसा सिचुएशन है कि आपने जब आपको सप्लाई कर रहे हो ना, जब मैं गुड्स डिलीवर कर रही हूँ तभी मेरे को पता है कि डिस्काउंट कितना देना है. किसी का टोटल 4800 बन गया, मैंने बोला 4500 में दे देंगे, राइट. ऐसा हो सकता है. तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू आर नोइंग कि डिस्काउंट अलाउेबल है, तो आप 4500 पे ही टैक्स लगाएंगे, राइट. सो लेट्स सी द एग्जांपल. अ पर्सन नेम एक्स सेल्स साड़ी टू मिसिस एस. वो उसकी एक्स की मिसिस नहीं है, एस की मिसिस है. फॉर 15,000. मिसिस एस और रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 3000 एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो मैं GST किस पे लगाऊंगी, 15,000 पे या 3,000 पे? यू नो आई हैव जस्ट राइट नाउ जस्ट टोल्ड कि आपको पता ही है कि आपको सारी देते टाइम ही पता है कि आप 3,000 का डिस्काउंट दे रहे हो. तो ऑफकोर्स वो टैक्स आपको लगेगा जो 12,000 पे लगेगा, राइट, नॉट ऑन 15,000. यस. वॉट इफ अभी ये वाला एग्जाम्पल वो है कि वॉट इफ आपको डिस्काउंट सप्लाई करने के बाद पता चला हो. A corporation XYZ sells 100 units of supply to another corporation ABC for 2000. Total units sold to corporation ABC at the end of year was 250. टोटल 100 यूनिट्स सोल्ड हुई थी, मगर एट द एंड ऑफ ईयर 250 सोल्ड हुई, बरोबर. देर वॉज अ एग्रीमेंट बिटवीन XYZ एंड ABC कि इफ कॉर्पोरेशन ABC विल परचेज मोर देन 200 देन कॉर्पोरेशन XYZ विल गिव देम डिस्काउंट 10% एंड IGST उसमें 12% है. इस केस में जब वो 100 यूनिट सोल्ड कर रहा है ना, तब तो आपको पता नहीं है कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, तो आपने बिल बना दिया 100 वाला, राइट. 100 यूनिट्स पे जो भी आपका 2000 का बिल बनता है वो बना दिया. दूसरा 100 का बना दिया, फिर दूसरा थर्ड बिल बनाने के बाद टाइम पे आपको पता चला कि मेरा 250 अबव से हो गया है, राइट. तो उस केस के में क्या करेंगे आप? जो पिछले जो बिल्स है वो तो रिवाइज नहीं करना है आपको, राइट, क्योंकि उसका शायद पेमेंट भी हो गया होगा और GST डोंट अलाउ द रिवीजन ऑफ बिल. यू नीड टू इश्यू द क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, राइट. ये केस हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हम इनवॉइस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो ये वाले केस में हम लोग कोई न्यू बिल इश्यू नहीं करेंगे, राइट, रिगार्डिंग डिस्काउंट. मगर जो नेक्स्ट बिल रहेगा ना, जो डिस्काउंट जो उसके पास उसको पता चलेगा 250 यूनिट से अबव जा रहा है, उस टाइम पे ये बंदा 500 रुपीज़ का, मतलब 10% का, जो भी 250 रुपीज़ में बन रहा है, 250 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है उस पर, तो 500 रुपीज़ का उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, राइट. और GST उसका जो होगा वो रिवर्स करेगा, राइट. यस, ये हम एक्चुअली क्रेडिट नोट इनवॉइस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कि कैसे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट दोनों इश्यू करना है. मगर कीप इन माइंड कि जब आपको आफ्टर द डिलीवरी, मगर 200 यूनिट ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, बाद में पता चला कि मेरा डिस्काउंट है उसमें ऑलरेडी, राइट, तो उस केस में आप बाद में लेस करेंगे, राइट. नाउ अनदर एग्जाम्पल. A लिमिटेड ऑर्डर सप्लाई ऑफ 1 मोटरसाइकिल टू B लिमिटेड फॉर ₹10,000. The name plate was not included in order of preference, but B supply motorcycle with the same name plate worth ₹100. Whether the value of supply is 10,000 or 10,100. ये लिमिटेड सप्लाई कर रहा है, सिर्फ मोटरसाइकिल ही सप्लाई कर रहा है, मगर B ने बोला कि मुझे नेम प्लेट ही चाहिए, नेम प्लेट भी चाहिए, तो 100 रुपीज़ उसने नेम प्लेट पे भी उसका चार्ज लगा, तो वो भी उसने, उसका टोटल कॉस्ट तो 10,100 था, राइट. उसका कोई ये मतलब बिजनेस नहीं है A लिमिटेड का कोई वो नेम प्लेट बनाए, मगर एज पर द कस्टमर प्रेफरेंस आपने वो उसके साथ ही दिया, राइट. तो उस टाइम पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, कौन से अमाउंट पे आप 10,000 पे GST लेवी करेंगे या 10,100. एज आई सेड कि जितनी भी कॉस्ट आपकी बेयर कर रहे हो, लाइक ये वैल्यू नेम प्लेट भी आप उसको दे ही रहे हो, राइट. सो यू कैन ऐड लाइक
10,100, तो उस पर आपका GST लगेगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए लिमिटेड ऑर्डर 100 मोबाइल फोन एट 1,000 ईच ऑन बी लिमिटेड, बोथ आर इन चेन्नई, ऑर्डर डेटेड 1 September 2017 विथ डिस्काउंट टर्म ऑफ 10%, राइट। ए लिमिटेड ने 100 मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर दिया है एट ₹1,000, चेन्नई में से ऑर्डर किया है एट डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। बी सप्लाइज 100 मोबाइल्स ऑन 2017 10 सितंबर को, देन रेज इनवॉइस एज गिवन बिलो। यहाँ पे सेलर बी है, बरोबर। ए लिमिटेड ने ऑर्डर किया है, वो बायर है, बी सेलर है। अभी हम ये एग्जांपल में देखेंगे कि 100 मोबाइल उन्होंने जो ऑर्डर किया है उसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। बी का अभी हम इनवॉइस देख रहे हैं कि उसका इनवॉइस कैसा है, वो जो आपको बताना है कि वो सही है कि गलत है, राइट। वैल्यू ऑफ 100 मोबाइल वो 1 लाख हो रहा है उसका, कॉस्ट इंक्लूडिंग प्लस मार्जिन, राइट। उसने डिस्काउंट माइनस किया 10,000, क्योंकि वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन था कि 100 मोबाइल लेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सेम वे बैलेंस रहा 90,000, उस पर 5% GST SGST लगा दिया और 5% CGST लगा दिया, राइट। 4,500 टोटल बिल अमाउंट बना 99,000, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू बनी 99,000। सो अब क्वेश्चन ये है कि वेदर डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू इज करेक्ट। वो बोल रहे हैं कि इंक्लूड होना चाहिए था, ऑफ कोर्स नॉट, वो माइनस ही होना चाहिए था। कि ऐसा नहीं है कि 110 प्लस करके फिर बाद में माइनस करो, ऐसा नहीं है। जो कॉस्ट है, जो आपको कॉस्ट प्लस मार्जिन 1 लाख रुपए लगी थी, उस पर आपका डिस्काउंट माइनस होगा, दैट इज़ करेक्ट वे। उन्होंने जो भी किया है वो करेक्ट किया है, ये भी बरोबर किया है, ये भी बरोबर किया है, ये भी बरोबर किया है, राइट। सो द आंसर इज यस, करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड इज इन ऑर्डर सिंस इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाइड, सो रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। यस, जब क्योंकि ये सप्लाई करने के टाइम पे ही पता था कि ये आपको मतलब डिस्काउंट देना है, राइट। अभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो कि वैल्यू ऑफ 100 मोबाइल्स का जा दो 1 लाख रुपीज़, उस पर ही डायरेक्ट कम करा, जो मतलब जो 5% जो SGST और CGST लगाया उसने टोटल 10%, वो डायरेक्ट ही वहाँ पे 10% कर दिए, बाद में वो डिस्काउंट डिसअलाउड किया होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल है। सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये 1 लाख रुपए था, राइट। उसमें से डायरेक्ट उसने CGST और SGST डायरेक्ट 10% लगा दिया, टोटल हो गया 10,000 टैक्स का। तो मेरा इनवॉइस का वैल्यू बना 1,10,000। अभी मैं जो डिस्काउंट देना है वहाँ से मैं माइनस करके टोटल 10,000 कर रही हूँ, और मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब टोटल बिल वैल्यू बना 1 लाख रुपया। तो ये सही है? ये सही किया मैंने? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो डिस्काउंट देना है दैट बिफोर GST देना है, मतलब माइनस डिस्काउंट आप देंगे, माइनस डिस्काउंट जो आपको देना पड़ेगा वो माइनस होके जो अमाउंट आएगी वही अमाउंट पे GST लगेगा। नॉट ऑन 1 लाख, इट हैज़ टू बी चार्ज ऑन 90,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि हमने जो मैंने जो आपको सब एग्जाम्पल सिखाए, जो अपना फॉर्मेट था, राइट, तो उसमें था कि वैल्यू जो था ना वो डिटरमाइनेबल था। मतलब पता है कि मेरी कॉस्ट इतनी है, पता है कि मेरी वैल्यू इतनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, पेन की वैल्यू इतनी है, तो उस हिसाब से मैंने मार्जिन ऐड करके उनको अमाउंट दिया, प्लस जो चार्जेस लगे थे वो प्लस किया, माइनस डिस्काउंट किया, और जो वैल्यू आ रहा है उस पर मैंने चार्ज लगा दिया, राइट। पर व्हाट इफ मुझे वैल्यू ही नहीं पता है? ऐसा पॉसिबल है कि काफ़ी सारे केस में मुझे टोटल ट्रांजेक्शन मतलब जो वैल्यू मेरी कॉस्ट की वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं पता है, राइट। तो वो कैसे काउंट करेंगे वो हम देखेंगे। इफ़ वैल्यू इज़ नॉट डिटरमाइनेबल, मतलब डिसाइड नहीं हो रही है कि कैसे डिसाइड करना है। इफ प्राइस इज़ नॉट कंसिडरेशन, ऐसा कब हो सकता है? मतलब फ्री सैंपल हो तभी भी पॉसिबल है, फ्री सैंपल हो। यस, इफ़ ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो ऑफकोर्स वो बोलेगा कि थोड़े कम में कर लेते हैं, या थोड़े मतलब 10,000 का प्रोडक्ट है 1,000 का बिल बना दिया तो जैसे करके GST उनका कम आएगा। मगर GST ऐसा अलाउड नहीं करती है, उसके लिए भी लॉस प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो लेट्स सी उनका वैल्यूएशन, उनके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू कौन सी रहेगी। यस, तो इस केस में हम डिसाइड करेंगे इन ऑर्डर ऑफ
सीक्वेंस, ये जो वैल्यू आएगी सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी सेम सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर कोई ऐसा सर्विस है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी कहीं पे बिक रहा हो तो वो उस हिसाब से आपका इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप देख सकते हो कि उसकी एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू क्या है, राइट। वो भी नहीं पता है तो टोटल मनी ऑफ वैल्यू मीन्स मॉनेटरी और प्लस नॉन मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। मॉनेटरी तो आपको पता ही है, मगर नॉन मॉनेटरी शायद ब्रांड वैल्यू हो सकती है, वो भी आप प्लस कर सकते हो। यस, देन वो भी आपको नहीं पता है तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और लाइक काइंड, मतलब जो आपका एग्जैक्ट सिमिलर थोड़ा लिख रहा है, मतलब ऐसे ये ब्लैक माउस है और उसी हिसाब से थोड़ा वाइट माउस भी आपको दिख रहा है, राइट, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी आप ले सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यू लेना है, वो नहीं पता है तो ये वाले ऑप्शन में जाना है, वो नहीं पता है तो लाइक काइंड मतलब काइंड वाली थिंग में जाना है जो उसकी तरह हो सकती है, राइट। और ये भी नहीं पता है तो लास्ट 10 ऑप्शन कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर प्लस 10%, मतलब जो प्रोडक्ट है जिसकी आपको प्राइस नहीं पता है, जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, उसको बनाने में आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी, उसको मैन्युफैक्चर करने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी, उसको किसी के साथ मतलब वहाँ से परचेज करने में कॉस्ट कितनी लगी, उस केस में जो भी आपकी कॉस्ट है प्लस 10% मार्जिन मिला के वो हो गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर आप GST चार्ज कर सकते हो। हम एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर ए बाइज अ टेबल फॉर ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट, एंड सेल्स इट ऑफ आफ्टर 10 months ऑफ यूज टू अ डीलर। क्या मिस्टर ए जो ऑलरेडी उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए ही बाई किया था, ओके, फिर उन्होंने आफ्टर 10 month उन्होंने डीलर को दे दिया विच इज़ ऑलरेडी इन अ पर्सनल यूज़, ओके। सो क्या इस पे हमारा मतलब वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा? नो आइडिया, ओके। इस केस में क्योंकि ये जो है ना पर्सनल के लिए यूज़ किया गया है, उसको बिजनेस के लिए हमारे जो फर्स्ट कंडीशन थी कि GST कब लेगी होगा, देयर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, देयर हैज़ टू बी फॉर कंसीडरेशन, देयर हैज़ टू बी फॉर बिजनेस, देयर हैज़ टू बी इन इंडिया, राइट। सो ये बिजनेस के लिए नहीं था, उसका बिजनेस कंप्यूटर सेल ऑफ करने के लिए नहीं था। ऑफ कोर्स जो ये कंप्यूटर पे ऑलरेडी वो मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम मतलब नहीं करके वो ITC क्लेम किया है। जो कंप्यूटर उन्होंने परचेज़ किया था, जो लैपटॉप उन्होंने परचेज़ किया था, ऑलरेडी उन्होंने उस पर उनको टैक्स लग गया है और उसका उन्होंने ITC अवेल कर दिया है। बाद में वो सेल ऑफ करते हैं तो ऑफकोर्स उस पर GST लगेगा, राइट। Same second example, Mrs. B provides free coaching to neighboring students as a hobby. This right, okay. So this is तो as a hobbies वो ले रहे हैं, this is for amount नहीं ले रहे, उसमें कोई पैसे वो चार्ज नहीं कर रहे, तो of course ये GST में कवर नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। Then XYZ is a company situated in abroad. XYZ जो ऑलरेडी कंपनी अब्रॉड में है, इनकॉर्पोरेटेड XY लिमिटेड कंपनी इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में आके XY लिमिटेड नाम की कंपनी स्थापित की। देन XYZ लिमिटेड जो बाहर की है वो सप्लाइज गुड टू XY लिमिटेड टू इंडिया फॉर अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस, जो वहाँ से वो बंदा यहाँ पे भेज रहा है, भले ही उनका हेड ऑफिस या तो फिर उन्होंने ही यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर्ड की है, पर एक बार इंडिया में आ गई है, वो यहाँ पे बिजनेस के लिए ही भेज रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस पर GST लगेगा, दैट वुड बी कंसिडर एज अ इम्पोर्ट। और उसके बाद भी जो वो गुड्स आया है उस पर जो सेल करेंगे उस पर भी GST लगेगा। Dhruv gives old laptops being used in his business to his friend as a free of cost. यस, ये पर्सनल यूज़ हो गया उनका। ध्रुव का कोई इंटेंशन नहीं है GST मतलब बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, राइट। सो एक्सेप्ट टू द कंडीशन कि उन्होंने ITC भी इस पे नहीं ली गई है, राइट। तो इस केस में उनको GST नहीं लेवी होगा। Raghubir Fabricators transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi, so that they can the same can be sold from there. The factory and retail showroom of Raghubir Fabrics are registered in the same state where they are located, although no consideration received. Of course,
रघुबीर फैब्रिक्स की 2 ब्रांचेस है, राइट, लखनऊ एंड दिल्ली। उन्होंने सोचा कि चलो दिल्ली में तो माल बिक ही रहा है तो लखनऊ थोड़ा माल भिजवाते हैं, तो ये केस में जीएसटी लगेगा। जब वो जीएसटी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रांच ट्रांसफ़र भी होगा तो भी जीएसटी लेवी होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स सप्लाइड, और मतलब हम भेज रहे हैं या तो रिसीव कर रहे हैं थ्रू एजेंट, तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने अभी जैसा डिस्कस किया कि एजेंट थ्रू भी होगा तो भी आपको, भले ही वो आपका ही एजेंट है, सिर्फ आपका ही गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या तो फिर कोई सर्विस दी आपको, वो एजेंट आपका ही है, तो भी जीएसटी लेवी होगा, तो भी वो बंदा जीएसटी चार्ज करेगा, राइट। तो वो कौन से अमाउंट पे करेगा वो हम डिसाइड करेंगे। अभी अगर वो नॉर्मल एजेंट है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, जो हमने पहले डिसाइड की थी कि मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, और 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो जो वैल्यू आएगी उस पर वो जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर वो प्योर एजेंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी कि फाइनल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहती है ना, जो टोटल जो प्रिंसिपल जो बेचेगा, जो उसके लिए जो रिटेल को जब बेचना होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट, फाइनल वैल्यू टू रिटेल टू बी सबमिटेड टू होलसेलर और वॉट एवर इट इज़, कि जो उसकी फाइनल वैल्यू है उसमें से एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय एजेंट फॉर सप्लाइंग दैट गुड्स और सर्विसेज टू बी डिडक्टेड। मतलब मेरा ये माउस है, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैंने किसी कंपनी को बोल दिया कि आप मुझे ये मैन्युफैक्चर करके दो, ओके। अभी मैं इसको बेच रही हूँ 200 रुपये में, उसको लगा 20 रुपया प्योर एजेंट में, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मतलब 220 रुपये पे जीएसटी लगाऊंगी? नहीं, क्योंकि वो 20 रुपये भी तो मैंने ही उसको आउटसोर्स करके दिया है ना, तो दैट इज इंक्लूडेड, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 200 रुपीज़, राइट। सो जो भी एक्सपेंडिचर जो प्योर एजेंट से इनकर्ड हुआ है वो सारा का सारा माइनस होगा, राइट। नेक्स्ट केस इज एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट होगा तो उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है देन 10% ऑफ बेसिक फेयर, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है देन 5% ऑफ बेसिक फेयर। एयर ट्रैवल एजेंट मीन्स जो आपके टिकट्स बुक करवा के देते हैं, राइट। यू कैन से लाइक मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, दे हैव टू ऑल्सो पे द जीएसटी। मगर उसका अमाउंट क्या रहेगा, ऑफकोर्स, क्योंकि उनका ऑफकोर्स मेजर पार्ट तो एयर फ्रेट ही हो गया है, वो तो सिर्फ बुक ही कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट। सो उस केस में जब जो एयरलाइन है, जो इंडिगो है, जेट एयरवेज है, वो लोग एक बेसिक फेयर डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर जो भी उसका रहेगा, राइट, बेसिक फेयर जो उन्होंने डिसाइड किया है उसका 5% और 10% उनको वो कमीशन माना जाएगा, और वो जो कमीशन आएगा उस पर जीएसटी लेवी होगा, राइट। सपोज उन्होंने फ्लाइट का अमाउंट डिसाइड किया है, बेसिक फेयर है 3000, राइट। मैं यहाँ से दिल्ली जा रही हूँ, मेरा बेसिक फेयर है 3000, तो एयर ट्रैवल एजेंट ने, मैंने बोला तो उसने मुझे 3000 की टिकट पकड़ा दी, मगर एयर ट्रैवल एजेंट जिसने मैंने बुक करवाया था उसको कितना जीएसटी लगा, राइट। वो कौन सी अमाउंट पे जीएसटी लगाएगा, 3000 पे लगाएगा? नहीं, वो लगाएगा सिर्फ 5%, क्योंकि मैं डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ, वो लगाएगा सिर्फ 5% ऑफ 3000, राइट। तो वो जो रहेगा वो आपका उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, ओके। देन नेक्स्ट केस इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नहीं, राइट। उसमें पॉलिसी वाइज हम बाइफरकेट करेंगे कि पॉलिसी वाइज अलग अलग वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी, ओके। सो पॉलिसीज विच इज कवर विथ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, ऐसी पॉलिसीज जो ओनली रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, ओके। ऐसी पॉलिसी जो आपको रिस्क कवरेज भी दे रही है, आपने मरने के बाद जो रिस्क मिल रहा है, मतलब लाइफ इंश्योर वैल्यू वो कितनी है, और इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है कि सपोज आपको कुछ भी नहीं हुआ तो इतना अमाउंट तो आपको वापस मिलेगा ही, मनी बैक प्लान लाइक, यस। तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन से अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेगी? द वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी द ग्रॉस अमाउंट एंड अमाउंट लोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी अ माइनस। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है जो आपको वापस देना है प्रोपोर्शनेटली, वो वहाँ से माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर जीएसटी वो चार्ज करेंगे, राइट। अगर सिंगल प्रीमियम प्लान है, एन्यूटी प्लान्स,
तो उस केस में रहेगा 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, जो भी आपका प्रीमियम रहेगा उसका 10% और उसके बाद उस पर GST लगेगा। ओके, द पॉलिसी विथ ओनली रिस्क कवर्स, ओनली टर्म प्लान, यू कैन से ओनली टर्म प्लान, राइट। तो वो वाले केस में टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 100% ऑफ प्रीमियम चार्ज। सिंगल प्रीमियम प्लान था उस पर 10% था, और जो ओनली रिस्क कवर है, ओनली टर्म प्लान है, उस पर 100% वैल्यू पे लगेगा, जितना भी प्रीमियम है उस पर ही GST लग जाएगा। अदर केसेस यानी कि रिस्क कवरेज भी नहीं है, सिंगल एन्युटी प्लान भी नहीं है, तो क्या होगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज, और सब्सिक्वेंट ईयर मतलब बाकी के सालों में वो 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज वो लेगा। मतलब कि जब मैं पहले साल का प्रीमियम दूंगी तो उस टाइम पे 25% उसकी जो वैल्यू होगी उस पर GST चार्ज करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जो मैं प्रीमियम पे लूँगी, या तो फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो मैं प्रीमियम भरने वाली हूँ उस पर लगेगा सिर्फ 12.5%, वो जो अमाउंट आएगा उस पर GST वो चार्ज करेंगे। सो ये था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। I have completed this, yes. So see you in the next video. Till then, bye bye.